हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। एनसीईआरटी विद क्विक रिवीजन, साथ के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम एंजाइम्स का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। पीछे के अगर सातों लेक्चर्स आपने देख ली हैं तो आपको पता होगा कि हम बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने एंजाइम्स के बारे में क्या कहा है। यहां पे जिक्र किया गया है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। एंजाइम्स, व्हाट आर एंजाइम्स? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। एंजाइम दे स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन by lowering the amount of activation energy. What is activation energy? The energy which is required to start a reaction. तो एंजाइम को यहां पे हमने डिनोट करा है इंग्लिश अल्फाबेट ई के साथ। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। हर एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। अगर आपको याद हो, उस सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट साइट या एक्टिव स्पॉट। So each enzyme has substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. तो यहां पे आप देखिए एनसीईआरटी ने कहा है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने करा क्या भाई? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो एंजाइम और प्रोडक्ट एक साथ दिखाया गया और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गए। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद एंजाइम्स दे आर फ्री टू बाइंड विद फ्रेश सबस्ट्रेट। तो जब बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं तो वो उस रिएक्शन में खुद यूज अप नहीं हो जाते हैं। enzymes are not used up during the reactions, they are just performing the reaction, and once the reaction is over enzymes are free to bind with the fresh substrate. This complex is short lived. ये जो complex है enzyme substrate complex, it is short lived and dissociates into its products. प्रोडक्ट को P से डिनोट करा। एंड आगे देखिए ध्यान से, अनचेंज्ड एंजाइम प्रोडक्ट और साथ में अनचेंज्ड एंजाइम, एंजाइम में कोई बदलाव नहीं आया है। अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये दिखाया गया है कि एंजाइम प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट एंटाइटी है जो बनी है। फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस होने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। तो मोटे तौर पे स्लाइड पे हमने क्या देखा? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड प्रोडक्ट सेपरेट, एंजाइम्स आर फ्री टू बाइंड विद द फ्रेश सबस्ट्रेट। नाउ फिर एनसीईआरटी ना 1 2 3 4 करके एक पॉइंट बताती है हमें कि द कैटालिटिक एक्शन जो है एंजाइम का, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन स्टेप्स का आप सीक्वेंस याद रखिएगा। हालांकि वही स्टेप्स हैं जो अभी अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहला, फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स। कहां पे? सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो कुछ ऐसे दिखा देते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो अब इसका हम यहां पे एक सबस्ट्रेट दिखाते हैं। ये रहा सबस्ट्रेट। ओके, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े, एक्टिव साइट पे आकर के सबस्ट्रेट जुड़ा। एन एंजाइम कैन हैव मोर देन वन एक्टिव साइट ऑल्सो। An enzyme can have more than one active site also. ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कहता है द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो वो क्या करवाता है?
it induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. मतलब ये एक्टिव साइट कुछ इस तरह से नहीं है कि भाई ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये अपने आप को बदलेगी नहीं उस एंजाइम को अकोमोडेट करने के लिए. सो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली इनटू द सबस्ट्रेट. नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, it is now in close proximity of the substrate. It breaks the chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed. जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े, right, that is going to induce what? Enzyme to alter its shape. और फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, वो प्रक्रिया होगी. देयर इज ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. लास्ट, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम फिर से फ्री हो गया. इट इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन. तो मोटे तौर पे हमने जाना दैट एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप. उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा. Enzymes are not used up in reactions. After the reaction is over, once the reaction is over, enzyme is free to bind with fresh substrate. Enzyme is free to bind with fresh substrate. तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है. अगले स्लाइड पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी जिक्र करती है फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. वेल, हमें जानते हैं that majority of the enzymes are proteinaceous in nature with few exceptions. Ribozymes, certain RNAs which function as enzymes. तो अगर enzymes proteins हैं, तो भाई proteins का structure कई बातों से डीनेचर हो सकता है. enzymes temporarily inactivate हो सकते हैं अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, और permanently डीनेचर हो जाते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कितना ज़्यादा है या कितना कम है रिएक्शन में, या फिर आप कह दीजिए कोई इनहिबिटर तो नहीं प्रेजेंट है रिएक्शन में. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, कई तरह के एंजाइम इनहिबिशंस होते हैं. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. ऐसी conditions, ऐसे हालात जो किसी प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे तापमान हो चाहे पीएच हो, जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को, अब आपने प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा है ना. Primary structure refers to the linear sequence of amino acids in a polypeptide chain, and when that chain coils upon itself to form alpha helix या फिर beta pleated sheet, वो secondary है. उसके बाद फिर tertiary structure आता है which is stabilized by variety of bonds. तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करे, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा. फिर वो बताते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं. तापमान हो गया, इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, pH, changes in substrate concentration, या फिर binding of specific chemicals that regulate its activity, जैसे inhibitors,
यहां पे इनहिबिटर्स का जिक्र हो रहा है, राइट। मॉड्यूलेटर्स होते हैं, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। मॉड्यूलेटर मतलब अ सब्सटेंस व्हिच बाइंड्स टू द एंजाइम एंड अफेक्ट्स इट्स एक्टिविटी। सो द मॉड्यूलेटर कैन बी अ काइंड ऑफ इंड्यूसर, स्टिमुलेटर, और इट कैन बी इनहिबिटर ऑल्सो। तो पहले दो फैक्टर्स जो एनसीईआरटी ने जिक्र करे वो है टेम्परेचर एंड पीएच। सो प्लीज रिमेंबर, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। हमारे शरीर के जो एंजाइम्स हैं वो किस पे काम करेंगे? जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पे वो काम करेंगे। ना टेम्परेचर को डिफाइन करते समय तीन टर्म्स होती हैं: मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। Minimum temperature is that temperature at which enzymes become operational to start a reaction. कम से कम वो तापमान जिस पे एंजाइम अपना काम करना शुरू कर दे वो उस एंजाइम के लिए मिनिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर बियॉन्ड विच, जिसके बियॉन्ड द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट, the enzymes are permanently denatured, right? So लिखा है जी, enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. अब जैसे हमारे शरीर में एंजाइम्स हैं, अलग अलग एंजाइम्स को अलग अलग पीएच चाहिए। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं विद इन द सेल, दे फंक्शन एट अ नियरली न्यूट्रल पीएच। अब अगर हम पेप्सिन एंजाइम की बात करें जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन बिगिंस द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। इट रिक्वायर्स हाईली एसिडिक पीएच फॉर परफॉर्मिंग इट्स एक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स दैट हाईली एसिडिक पीएच। 2 से 3 के पीएच पे ये बेहतरीन काम करता है, ठीक है। ऐसे जो इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे एंजाइम्स उनको एल्केलाइन पीएच चाहिए। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी at a particular temperature and a particular pH, and उसके लिए हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। तो एक टर्म हमारे सामने आई यहां पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच an enzyme shows its best activity. वो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर वो है द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स बिकम ऑपरेशनल टू स्टार्ट अ रिएक्शन, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर वो है बियॉन्ड विच द एंजाइम एक्टिविटी इज परमानेंटली लॉस्ट। Activity declines both below and above the optimum value. जो उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच है या ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर आपने पीएच या टेम्परेचर उस ऑप्टिमम वैल्यू से कम कर दिया तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन है। अगर आपने पीएच या टेम्परेचर उस ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा कर दिया तो भी डिक्लाइन है। तो ये बात लिखी है, एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। फिर वो बात करते हैं लो टेम्परेचर, तापमान अगर कम कर दिया तो प्रिजर्व हो जाएगी। इट प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट। सो इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, जैसे फ्रिज में हम रख देते हैं सब्जियां तो खराब नहीं होती हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो है लो टेम्परेचर पे टेम्परेरीली इनएक्टिवेट हो जाते हैं। टेम्परेरीली इनएक्टिवेट, नष्ट नहीं होंगे, टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर अगर हो गया, तापमान ज्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज द प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। तो ये बात समझने वाली है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स शो देयर बेस्ट एक्टिविटी। इफ द टेम्परेचर इज बिलो ऑप्टिमम then temporarily inactivation. If the temperature is high above the optimum temperature, then permanent denaturation, right? Because the structure, the tertiary structure of the protein is going to be destroyed by heat. अब आप एक ग्राफ देखिए, एनसीईआरटी ने
यहाँ पे pH को लेकर के ग्राफ बनाया है, एक एक्सिस पे pH लिया है, दूसरे पे एंजाइम की एक्टिविटी ली है। सो pH बदला गया, यहाँ पे जाकर के ये ऑप्टिमम है, और फिर जब आपने डिस्टर्ब कर दिया pH तो एंजाइम एक्टिविटी ड्रास्टिकली डिक्लाइंस। द सेम गोज फॉर टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ गई कि फिर धड़ाम से खत्म, एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट। सो दोनों ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? वो चीज जिस पे एंजाइम ने अपना असर दिखाना है, एंजाइम ने एक्ट करना है। तो मोटे तौर पे याद रखिए दैट विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, till the time all the active sites of all the enzymes are occupied by the substrate. Okay, so देखते हैं जी concentration of substrate कैसे प्रभावित करता है। With increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first, पहले बढ़ता है। The reaction ultimately reaches a maximum velocity, जिसे एनसीईआरटी ने कहा Vmax. The reaction ultimately reaches maximum velocity Vmax. The reaction ultimately reaches maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. ठीक है, so हमने जाना that with increase in the substrate concentration, the rate of reaction, the velocity of the reaction increases. कब तक? When all the active sites of all the enzymes are occupied by the substrate. हर एंजाइम की एक्टिव साइट है, तो सभी एंजाइम्स की सभी एक्टिव साइट्स को सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो उसका Vmax है, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स there are no free enzyme molecules available to bind with the additional substrate molecules. वही बात जो मैंने कही है कि जब सभी एंजाइम्स की सभी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो उससे ज्यादा तुम सबस्ट्रेट बढ़ा दो तो कोई फायदा ही नहीं है, वो उसका मैक्सिमम लिमिट था, राइट। जैसे एक टैक्सी में अगर 4 इंसान बैठ सकते हैं तो उतने ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो टैक्सी ले जा सकती है, उसके बियॉन्ड आप और लोग नहीं उसमें डाल सकते, उसकी लिमिट ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए इसे। ओके, अब एक ग्राफ देखिए। एक एक्सिस पे हमने लिया है सबस्ट्रेट, राइट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दूसरे एक्सिस पे है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। नाउ सो पहले आप ये डॉटेड लाइन को भूल जाइए और ये वाली चीज देखिए इस तरह से जो दिखाया है। सो विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, the rate of reaction increases till the time all the active sites of all the enzymes are occupied by substrate, and that is the Vmax. ठीक है जी। अब आप देखिए एक जगह पे इधर लिखा है Vmax by 2. Now अगर ये Vmax है, यहां पे Vmax है, तो somewhere here you will be getting half of the Vmax. ठीक है ना। अब हाफ ऑफ द Vmax आपको कहां पे मिल रहा है, कितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर? जरा हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं कि कितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हाफ ऑफ द Vmax मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड द Km वैल्यू, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, राइट। सो व्हाट इज Km? अगर मुझे लिखना हो कि ये किसी एंजाइम की Km वैल्यू क्या है, सो आई विल से that substrate concentration at which rate of reaction, that substrate concentration at which rate of reaction is half of the Vmax या Vmax by 2.
अच्छा, अब आपको इसको मैथमेटिकली ऐसे नहीं समझना, हम ये नहीं कह सकते दैट के एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी मैक्स, ये वाली बात टेक्निकली गलत हो जाएगी। के एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी मैक्स, नो, ये ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है जी। के एम के लिए यूनिट अलग है, वी मैक्स के लिए यूनिट अलग होंगे। सो के एम वैल्यू इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की उतनी मात्रा जितने पे मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी मिल जाए, ठीक है। तो के एम वैल्यू का फायदा क्या है? के एम वैल्यू इज एन इंडिकेटर ऑफ एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। के एम क्या है? बेसिकली किसी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को जानने का एक तरीका है। के एम वैल्यू इज एन इंडिकेटर of affinity of enzyme with its substrate। तो अगर किसी एंजाइम की Km वैल्यू ज्यादा है, हाई Km वैल्यू मीन्स अफिनिटी कम है, मीन्स लो एफिनिटी, इनवर्स रिलेशन है भाई। अगर हाई केएम वैल्यू है मतलब कितना सारा सबस्ट्रेट डालने पर कहीं जाके हाफ ऑफ द वीमैक्स मिल रहा है, तो मतलब एफिनिटी नहीं है एंजाइम की, बड़ी कम एफिनिटी है। और अगर किसी एंजाइम की केएम वैल्यू लो है, लो केएम वैल्यू मतलब थोड़ा सा सबस्ट्रेट डालने से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लो केएम वैल्यू मींस हाई एफिनिटी, ठीक है। सो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नीट एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। The activity of the enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off, बंद कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को अगर कोई केमिकल, तो हम कहते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर हो गया, एंजाइम इनहिबिशन हुआ है, और उस केमिकल को हम कह देते हैं इनहिबिटर। सो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, एंड एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स ऑल्सो। किसी रिएक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं आप एंजाइम डाल करके, ठीक है जी। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया जाएगा मेलोनेट और सक्सिनेट को लेकर के। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, और अगर मेलोनिक एसिड डाल दिया जाए सो दैट इज एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कई तरह का इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, देन देयर इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। चलो देखते हैं। When the inhibitor, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, तब हम उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे समझ लेते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है। सपोज कीजिए ये है एक एंजाइम, राइट, और ये है इस एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट। मैंने इस रिएक्शन में एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दिया, एंड दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल्स क्लोजली इन स्ट्रक्चर विद द सबस्ट्रेट। ये देखिए और ये देखिए, है ना, इसका और इसका स्ट्रक्चर क्लोजली रिजेंबल कर रहा है। दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। So competitive inhibitor resembles closely in structure with the substrate and it competes for the active site of the enzyme. तो जब ये competitive inhibitor present है तो भाई फिर enzyme inhibitor complex बन जाएगा, ठीक है। So अब दिखाते हैं कि ये competitive inhibitor ने enzyme की active site को occupy कर लिया, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है जी, और ये बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जो कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इस एंजाइम को एक ताले की तरह समझ लीजिए कि ये एक लॉक है, ये इसकी चाबी है। लॉक और की आपस में फिट होने,
ये एक चाबी है जो मिलती जुलती है, पर मैं इसको कह दूंगा डुप्लीकेट की। तो आपका ताला जो है उसमें ये नकली चाबी फंस गई, डुप्लीकेट की फंस गई, तो ताला नहीं खुलेगा। ये समझने का एक तरीका है। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? इट रिजेंबल्स क्लोजली इन स्ट्रक्चर विद सबस्ट्रेट and it competes for the active site of the enzyme and forms enzyme inhibitor complex which does not give you any product. This type of inhibition, competitive inhibition, is reversible. It can be overcome by increasing the amount of substrate in the reaction. आप substrate ज़्यादा मात्रा में डालिए, this type of inhibition can be overcome. आगे बढ़ते हैं, NCERT ने क्या कहा? Due to its close structural similarity with substrate, competitive inhibitor close structural similarity रख रहा है substrate के साथ. The inhibitor competes with the substrate. किस बात के लिए compete करेगा? For the substrate binding site of the enzyme, यानी active site. तो हम कहेंगे competitive inhibitor competes with the substrate for the active site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result the enzyme action declines. Example दिया उन्होंने, example inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate which closely resembles the substrate succinate in structure. तो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में एंजाइम बदलता है SDH, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। अगर आपने उसमें मैलोनिक एसिड डाल दिया तो वो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा। ऐसे ही मिथेनॉल एंड इथेनॉल का भी है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ना। सो आपने पढ़ा होगा कि भाई जो मिथेनॉल है वो पॉइजनस होता है, तो मिथेनॉल पॉइजनिंग के केस में हम इथेनॉल देते हैं, राइट। Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens also. तो कई एग्जाम्पल हैं, राइट। तो एनसीईआरटी ने इतना सा ही बताया मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड वाला, तो हम भी यही एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने बेहतरीन पार्ट पे, जो कि क्वेश्चंस हैं, जितना मैंने पढ़ाया उस पर आधारित। सो देखिए पहला क्वेश्चन, What happens to standard protein enzymes when they are exposed to high temperature? ज्यादा तापमान अगर हम कर देंगे तो क्या they are preserved in inactive state? They turn into ribozyme. They are denatured. They increase their maximum velocity. Of course, high temperature पर denature हो जाते हैं, और अगर हम बहुत कम तापमान कर देते हैं तो वो temporarily inactivate होते हैं। लो टेम्परेचर कीप्स एन एंजाइम इन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट? मैंने बातों बातों में आंसर बता ही दिया। कम तापमान कर देने से टेम्परेरली इनएक्टिव अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं इसमें। सो अनलाइक हाई हीट विच डीनेचर्स द प्रोटीन, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, assertion reason. Enzyme activity declines both below and above the optimum temperature and pH values. NCERT की लाइन है, बिल्कुल ठीक है। Reason, enzymes generally function within a narrow range of temperature and pH. दोनों बातें सही हैं। Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, as it is NCERT की statements हैं ये दोनों। Explanation पढ़ लीजिए। Both statements are true because enzymes are structurally adapted to function within a narrow range. Any shift either below or above their ideal optimum value will lead to a clear decline in the activity. Question 4. What is the very first step? What is the very first step in catalytic cycle of an enzyme's action? पहला step क्या है? The enzyme releases the finished product? No. The substrate binds to the active site fitting into it. The enzyme alters its shape to wrap tightly. The chemical bonds of the substrate are broken. तो पहला step जो है, that is point number B. The first step of catalytic cycle is for the substrate to diffuse to and bind to the active site of enzyme. Right? वो सबसे पहला step होगा. Fifth question. After an enzyme completes a catalytic cycle and releases the final product, जब एंजाइम ने रिएक्शन परफॉर्म कर लिया, प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, तो फिर क्या होगा? What happens to enzyme? Option 1,
It is entirely consumed and destroyed? No. It turns permanently into amino acids? No. It remains unchanged and it is free to bind fresh substrate molecule? Correct. It can only function again if the temperature is lowered to 0 degree. So the correct answer is C option. मैंने आपको बताया, once the reaction is over, enzymes are not used up. They are free to bind with the fresh substrate, right? Explanation नीचे दिया है. Enzymes emerge from the catalytic cycle completely unchanged, leaving them fully ready to bind to another substrate molecule and repeat the cycle. Question number 6. An inhibitor that closely resembles a substrate in its molecular structure and competes for the same active site, we call such inhibitor as what? Competitive inhibitor, because it is competing for the active site of the enzyme. Malonate resembles closely in structure with succinate and competes for the active site of the enzyme, succinic dehydrogenase. ये सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Malonate acts as a competitive inhibitor against which specific enzyme? Succinic dehydrogenase. NCERT ने दिया है, right? Easy है क्वेश्चन. Next 8. Okay, मैं साइड में हटता हूं. During a cellular assay मतलब किसी चीज को estimate करना, a researcher measures the velocity of an enzyme catalyzed reaction while systematically increasing the substrate concentration. At a very high substrate concentration, the velocity plateaus and does not exceed a maximum value Vmax. What is the underlying molecular reason for this plateau? क्यों आया वो जो maximum velocity Vmax मिली वो क्यों मिली? The excess substrate molecule act as competitive inhibitor and shut off the active site. High substrate concentration denatures the tertiary structure of the enzyme. The enzyme molecules are fewer than the substrate molecules and all active sites are completely saturated. यही बात NCERT ने लिखी है. The reaction reverts to a temporary inactive state similar to low temperature preservation. So the correct answer is C option. This is a good question. लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट अच्छा है ना. कई बार कुछ क्वेश्चंस देख के लगते हैं बड़े लंबे और डिफिकल्ट होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. कंसेप्ट छुपा होता है उसके पीछे. Consider the following statements regarding enzyme kinetics under thermal and chemical changes. पहला, low temperature permanently destroys enzymatic activity by disrupting primary amino acid sequence. Low temperature permanently destroy नहीं करता, ये बात गलत है. High temperature causes denaturation of protein catalyst due to destruction of tertiary structure, ये बात सही है. Enzyme activity progressively declines both below and above the optimum temperature and pH value, ये भी ठीक है. At Vmax, adding more substrate increases the reaction rate by forcing the enzyme to alter its shape more tightly. नहीं, गलत है. तो कौन सी बातें गलत है? पहली और चौथी गलत है. हमें बतानी है सही कौन सी है. तो दूसरी और तीसरी सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है. Only two statements are correct, which I have told you. This one and this one. This one is also wrong. हर स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया है. स्टेटमेंट 1 is incorrect, statement 2 is correct, statement 3 is correct, statement 4 is incorrect. So I would say that again this is a good question. पूरे concepts आपके क्लियर हो रहे हैं. अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको ये बातें अच्छे से समझ आई हैं एंजाइम की. 10th क्वेश्चन. Malonate is introduced into a tissue culture containing mitochondria to study the citric acid cycle enzyme succinic dehydrogenase, which normally metabolizes succinate. Succinic acid को convert करता है fumaric में SDH. Which of the following interventions would successfully reverse inhibitory effect of malonate and restore the product formation? आप ऐसा क्या कर दें कि inhibitory effect खत्म हो जाए? Number 1, drastically increasing the temperature way above the enzyme optimum value, उससे तो नहीं होगा. Adding a heavy dose of chemical that permanently alter the tertiary structure. Substantially increasing the concentration of the true substrate succinate, ये होगी sensible बात. Shifting of the pH to an extreme value to freeze the enzyme and product complex. No, the correct answer will be C option. Right? तो यहां पे भी इस क्वेश्चन के जरिए ये चेक किया गया कि क्या आपको ये एंजाइम इनहिबिशन वाला एग्जांपल अच्छे से समझ आया था या नहीं आया था.
चलिए जी। सो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप मेरी ये किताब अगर खरीदना चाहें ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद आंसर्स एंड सॉल्यूशंस विद ओएमआर शीट्स फॉर योर प्रैक्टिस, नीट रैंक रिफाइनर सीरीज। और अगर आप ये लेना चाहें तो इस दिए गए नंबर पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आपको ढेरों शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड।